वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था। वो घोड़ों की रेस करवाता था। उसकी अपनी क्रिकेट टीम थी और वो F1 की फर्राटा रेस कार भी दौड़ाता था। धन और ऐश्वर्य उसकी कनीजी कहलाती थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती थी। उसके साथ सुंदरियां ऐसी चिपकी रहती थी जैसे शहद से मधुमक्खी। वो जमीन पर ही नहीं, पानी में भी रंगारंग पार्टियां करता था। वो अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और उम्दा क्वालिटी की शराब पिलाता। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती थी। उसके कैलेंडर की लॉन्च पार्टी का न्योता रईसी का इनोवेशन माना जाता था। फिर एक दिन पता चला कि वो अच्छे दिन का राजा कंगाल हो गया। वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है और महाजन उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए काम कर रहे लोग सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे हैं और सरकार की परेशानी पर पसीना छलक रहा था। लेकिन इतने पर भी उसकी रईसी पर कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तो भी उसके ठाठ देखने लायक थे। माथे पर 9,000 करोड़ का कर्ज होने पर भी उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर बुलवाए और गोवा के अपने विला में रंगारंग पार्टी थी। उसकी तस्वीर देखकर तब के रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी कहना पड़ा था, जो करोड़ों का कर्जा लेकर ऐसी पार्टियां कर रहा हो, वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। फिर एक दिन वो लापता हो गया और अपना सारा सामान समेटकर उसने कर्ज देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया। दावा है कि वो देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था। उसके नाम से निकला लुकआउट भी उसे नहीं रोक पाया और दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान कर दिया कि वो अपने घर आ गया है। 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं इस ठग ऑफ हिंदुस्तान को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन ये ठग कानून के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। बैंकों को कंगाल कर गया ये विजय क्विंटल माल्या आज खुद को किंग ऑफ बैड टाइम कहता है और न उसकी ठाठ कम हुए हैं, न उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई फर्क आया है। विजय माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दारू बनाने की कंपनी किंगफिशर उसे बापोती में मिली थी, जिसे उसने और कामयाब बनाया। वो ठग कैसे बना और वो भारतीय बैंकों को चूना लगाकर भाग गया, ये समझने के लिए 13 साल पीछे जाना होगा। यूनाइटेड ब्रीवेज यानी यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने 2005 में ऐलान किया कि वो एयरलाइन सेक्टर में उतरने वाले हैं। अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को उसके बर्थडे पर उसे नई कंपनी को गिफ्ट दिया। यूबी ग्रुप में उन दिनों स्प्रिट से लेकर केमिकल फर्टिलाइजर, न्यूज़पेपर और फिल्मी मैगजीन्स के बिजनेस थे। माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइन कंपनी बनाई, जिसमें यात्रियों को नए तरह का एक्सपीरियंस देने का वादा किया। माल्या ने 70 हवाई जहाजों का बेड़ा बनाया और पेरिस से इंटरनेशनल शो में एक साथ 50 एयरबेस खरीदने का ऐलान किया। वो माल्या के अच्छे दिन थे और देश की अर्थव्यवस्था के भी अच्छे दिन थे। प्रयास लगाए जा रहे थे कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। किंगफिशर में लगा पैसा कर्ज था, जिसे 17 बैंकों से लिया गया था। इस कर्ज पर ब्याज की रकम भी अच्छी खासी थी। खुद माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से 33 करोड़ 46 लाख रुपए की सालाना सैलरी लेता था। कंपनी के दूसरे शाही खर्चे भी कम नहीं थे। 2008 और 2009 की मंदी में हालात बदलने लगे। मुनाफा घाटे में बदलने लगा और कंपनी कर्जदारों के ब्याज में भी नाकाम होने लगी। 2008 में पेट्रोल दाम के बढ़ने से कंपनी को 934 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके लिए ब्याज लिया गया। 2009 आते आते कर्ज 5,665 करोड़ हो गया, जो ब्याज के साथ 7,000 करोड़ को पार कर गया। इस ठग ने IDBI बैंक को चूना लगाया। उसने किंगफिशर के कर्मचारियों को सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए 861 करोड़ का लोन मांगा। कंपनी के खजाने में कुछ नहीं बचा था। लोन असिस्ट से ज्यादा हो चुके थे। इसीलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत दी। लोन के पैसे मिले तो माल्या ने उसे किंगफिशर में नहीं लगाए, बल्कि खोका कंपनी की मदद से उसने ये पैसे यूरोप पहुंचा दिए, जहां इस पैसे से F1 रेस कराई गई। 2010 में माल्या राज्यसभा के सदस्य बनकर संसद पहुंच गए। उधर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने सैलरी के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। कंपनी को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि सरकार एविएशन सेक्टर को टूटने नहीं देगी। 2011 में किंगफिशर एयरलाइंस लाइसेंस कैंसिल हो गया और कंपनी बंद हो गई। तब से कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है। माल्या भाग चुका है और बैंकों को किंगफिशर के सारे कर्ज NPA में डालने पड़े। कर्ज वसूली का आलम ये है कि माल्या ने किंगफिशर के जिस प्लांट को 4,000 करोड़ का बताकर लूट लिया, उससे बैंकों को एक पैसे की भी इनकम नहीं हुई।
इस प्लांट की नीलामी के लिए 330 करोड़ की रिजर्व प्राइस रखी गई थी, लेकिन कोई स्वीकृति नहीं मिली। गोवा में माल्या का किंगफिशर विला 3 बार की नाकाम नीलामी में इस तरह 73 करोड़ रुपए में बिक गया। गोवा में ही किंगफिशर हाउस 5 दौर की नीलामी में भी नहीं बिका। इसे 150 करोड़ का बताकर कर्ज लिया गया है, लेकिन नीलामी में खरीदारों के लाले पड़ गए। किंगफिशर हाउस की रिजर्व कीमत 5 बार कम कर दी गई, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। सरकारी एजेंसी का दावा है कि इस ठग की 9000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति इसके कब्जे में है, लेकिन उन संपत्तियों की नीलामी करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और कानूनी दांव-पेच इतने ज्यादा है कि बैंकों को कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाला माल्या हर बार इस तरह दिखता है, धुएं का छल्ले उड़ाता हुआ, बेफिक्रा, बेलवज। इस ठग ने बैंकों को अकेले चूना लगाया हो, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ ठग की एक पूरी टोली है जो कदम कदम पर उसके लिए रास्ता बनाती रही, उसकी मुश्किलें आसान करती रही। किसी नौकरी पेशा को 20 से 25 लाख का होम लोन देने के लिए 36 तरह के पेपर चेक करने वाले अफसरों ने माल्या के बैंक अकाउंट चेक किए बगैर ये लोन क्यों दे दिए? इससे बड़ा सवाल कि माल्या कैसे भागा, इस सवाल पर खूब सियासी तलवारें चमक चुकी हैं। देखना यह भी होगा कि माल्या को कैसे लोन मिलते रहे। विजय माल्या की कंपनियों को पहली बार 2004 में लोन दिया गया था, जब कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी। इस लोन की फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में 8040 करोड़ के लोन को एनपीए में डाला गया था। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे लोग जो डूब गए, जिनको वसूला नहीं जा सकता। माल्या के खिलाफ चार्जशीट के मुताबिक आईडीबीआई के बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ का लोन ले लिया। किंगफिशर ने आईडीबीआई से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए थे, जिनको जांचा ही नहीं गया। 861 करोड़ के लोन को माल्या ने किंगफिशर में नहीं लगाया, बल्कि फर्जी कंपनियों के जरिए उसे यूरोप में ट्रांसफर कर दिया। 2010 में मनमोहन की सरकार ने माल्या के लोन को रिस्ट्रक्चर करके सहूलियत दी, पर माल्या ने एक पैसा नहीं चुकाया। लोन डिफॉल्ट केस में 3 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 1 मार्च 2016 को माल्या संसद भवन में देखा गया। माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था और सभी एयरपोर्ट सतर्क थे, लेकिन 3 मार्च 2016 को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या एक दिन पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है। विजय माल्या ने अपनी महिला मित्र के साथ जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट NW122 पकड़ी थी। कहा जाता है कि वो 55 सूटकेस के साथ लंदन गया था। 9000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेकर घी पी रहा विजय माल्या लुकआउट होने के बावजूद भी 55 सूटकेस लेकर लंदन कैसे भाग गया, ये भी कम हैरानी की बात नहीं। आज तक इस मामले में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट के जरिए सिस्टम को जुगाड़ बना लिया, जिससे वो लंदन निकल गए। सीबीआई ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस जारी होने पर किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही पूछताछ और हिरासत हो सकती थी। लुकआउट नोटिस में बदलाव के बाद माल्या देश विदेश आता जाता रहा। लंदन भागने से पहले वो 2 बार विदेश गया, लेकिन 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर गया, पर वो आज तक वापस नहीं आया। भारत भेजे जाने के डर से वो कई तरकीबें अपना चुका है। वो लंदन में महंगे वकील हायर करके मुकदमा लड़ रहा है। मुकदमा लड़ने के लिए भी वो ब्रिटेन की सरकार से ये कहकर पैसे लेता है कि उसकी संपत्ति सील है और उसे न्याय पाने के हक से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि माल्या को भारत से भगाने में तत्कालीन सरकार का हाथ था? क्या इस केस में राजनीतिक लोग भी लिप्त हैं? उनका नाम सामने न आए, उस वजह से क्या उसे देश से भगा दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और इस ठग की सच्चाई की वीडियो शेयर करके सबके सामने लेकर आएं। धन्यवाद।